कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल DC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। मध्य बिंदु अर्थात अंग्रेजी में मिड पॉइंट थ्योरम MPT। इसके अनुसार त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर खींचा गया रेखाखंड। ध्यान रखें, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये इसी के आधार पर मध्य बिंदु प्रमेय इसका नाम पड़ा है। मध्य बिंदु को मिलाकर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। अर्थात हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हम किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को ले लें, किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, और उनसे मिलाकर एक रेखाखंड बना दें। माना ये हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया। ABC त्रिभुज AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E। मध्य बिंदु मींस एकदम बीच का पॉइंट। तो अगर इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, D और E को मिला दिया जाए, तो कौन सा रेखाखंड बना? D रेखाखंड बनाना। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, जैसे एक भुजा हमने ली AB, एक भुजा ली AC, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा कौन सी बची? BC ना। ये इसका मध्य बिंदु तो हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, तीसरी भुजा बची BC। अर्थात ये जो DE है तीसरी भुजा BC के समांतर होगा और उसका आधा होता है। समांतर और उसका आधा होता है। ये देखिए, तो हमें दिया क्या है? हमें एक त्रिभुज दिया है ABC और उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं, AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E, और उनको मिलाकर मध्य बिंदु को मिलाकर एक रेखाखंड DE खींचा गया है। ये दिया है और सिद्ध क्या करना है हमें? DE बराबर BC का आधा, या DE समांतर BC और DE बराबर BC बट्टे 2। तो हम सबसे पहले दिया है लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है लिखेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करते हैं। वो रचना क्या करते हैं ये ध्यान में रखना है। हम DE को F तक बढ़ाते हैं, इस DE को F बिंदु तक बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जितना DE है ना, इस DE की लंबाई के बराबर इसे F तक बढ़ाते हैं। अर्थात इतना ही आगे को और ले जाते हैं। जितना DE है यहाँ हम लेंगे इसको F तक लेंगे। ये कैसे? DE, जितना DE है उतना हमने EF लिया, ये बराबर लिया, F तक लेंगे और फिर F को C से जोड़ देते हैं। F को C से जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना है। कैसे क्या रचना की? DE को F तक ले गए, F तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया? जितना DE है उतना EF तक बढ़ाया और फिर F को C से मिला दिया। ये ध्यान रखना है। अब जो हमने किया है वो रचना में लिख लेंगे। इस प्रकार हमने रचना कर ली। DE को F तक बढ़ाया, F से C को मिला दिया। EF बराबर DE खींचा, EF बराबर DE खींचा और F को C से मिलाया। उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। ADECEF त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF, इनको हमें सर्वांग सिद्ध करना है। इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। आपको पता है सर्वांग सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों के तीन अंगों का कोई भी तीन अंग बराबर होने चाहिए, तो सर्वांग हो जाएंगे। देखिए ADE में DE भुजा, ADE में DE भुजा और CEF की EF भुजा बराबर है। क्यों? EF भुजा बराबर है क्यों? हमने रचना कर रखी है, EF उतना ही खींच रखा है जितना DE है, ठीक है। और ADE त्रिभुज की AE भुजा बराबर है EC भुजा के। क्यों? क्योंकि E मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो E बराबर बराबर बांटेगा। E मध्य बिंदु, दो भुजाएं बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई। और देखिए अब इन दोनों त्रिभुजों में और आपको क्या बराबर दिख रहा है? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अर्थात कोण AED बराबर
कोण CEF कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख। अर्थात 3 अंग बराबर हो गए। 3 अंग बराबर हो गए तो ये दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, अर्थात दो भुजाएं SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज ADE सर्वांगसम, त्रिभुज CEF। तो जब सर्वांगसम प्राप्त हो गए तो CPCT लगा देंगे हम, संगत भाग भी बराबर होंगे। देखिए AE CE के बराबर हो गया, DE EF के बराबर हो गया, तो AD किसके बराबर होगा? भुजा AD बराबर होगी भुजा CF के, AD बराबर CF। और कोण A किसके बराबर होगा? ये वाला कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के बराबर होगा। अर्थात ADE का कोण A बराबर CEF का कोण C बराबर होगा। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब चूंकि हमें ये भी मालूम है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि AD बराबर DB, क्यों? D मध्य बिंदु ये दिया है हमको, AD बराबर DB, अर्थात ये AD भुजा का D मध्य बिंदु है ना, तो AD किसके बराबर है? DB के बराबर। अब देखिए AD DB के बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 हुआ समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से AD बराबर CF भी AD के बराबर है, DB भी AD के बराबर है। अर्थात तो CF किसके बराबर हो जाएगा? ये CF किसके बराबर होगा? DB के बराबर। CF बराबर DB, ध्यान दे रहे हैं ना? CF AD के बराबर, DB भी AD के बराबर। इसका मतलब CF और DB दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 4। अब ये भर चुका है ग्रीन बोर्ड, जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा। इस प्रकार हमने 4 बिंदु प्राप्त कर लिए, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर लिख लिया याद रखने के लिए। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि दूसरे पॉइंट में कोण A बराबर कोण C दिया है। हमने त्रिभुजों के केस में कोण A बराबर कोण C लिया था, कोण A इसको और कोण C इसे। अब देखिए गौर से देखना है, कोण A बराबर कोण C, एक रेखा ऐसी है और एक रेखा इस प्रकार है, और ऐसे एक ये भुजा हो गई AB और ये होगी CF, और ये कोण A और ये कोण C दोनों बराबर है। अब आप देख रहे हैं ना, ये तो मुझे एकांतर कोण लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं ना? जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो ये क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। अर्थात मैं इनको कह दूंगा एकांतर कोण। अब एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये रेखा AB रेखा CF रेखा के समांतर है। अतः हम कह देंगे AB समानांतर CF। AB किसके समांतर होगी? CF। अर्थात ये AB रेखा CF के समांतर है। ठीक है। AB CF के समांतर है तो DB भी CF के समांतर होगा। क्यों होगा भाई? जब AB CF के समांतर है, जब पूरी रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, तो उस रेखा का आधा भाग भी तो उसके समांतर होगा। देखो ये AD और DB आधे आधे है ना, तो AD समांतर CF, तो DB भी CF के समांतर प्राप्त हो गया। इसको ले लीजिए पॉइंट नंबर 5। यहाँ पर समीकरण नंबर 4 और समीकरण 5 को देखिए। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 में है DB बराबर CF, और समीकरण 5 में हमें प्राप्त हुआ DB समांतर CF। गौर से देखिए, DB समांतर CF और DB बराबर CF। अर्थात इस चतुर्भुज को देखिए, DBCF में भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया। इसका मतलब ये चतुर्भुज हो गया कैसा? समांतर चतुर्भुज। DBCF समांतर चतुर्भुज होगा। अतः
DBCF समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो ये दो भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, इसका मतलब दूसरा युग्म भी बराबर होगा और समांतर होगा। अतः हम कह सकते हैं DE समांतर BC, DE नहीं DF समांतर BC और DF बराबर BC। क्यों? समांतर चतुर्भुज का दूसरा युग्म, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। अच्छा, इसका मतलब D से F तक की दूरी B से C तक की दूरी के बराबर है। DF बराबर हमने लिखा BC। अच्छा, DF कितने भागों में बटा है? DF दो भागों में बटा है। देखो, D से E तक, D से और E से F तक। हम इसको लिख सकते हैं, DF को लिख सकते हैं DE प्लस EF, DE प्लस EF बराबर BC। ठीक है। अच्छा, DE और EF यहाँ पर फिर ध्यान देने वाली बात है, DE के बराबर EF है। क्यों? हमने रचना वैसे ही कर रखी थी, उतना ही EF लिया था जितना DE है। इसका मतलब DE और ये भी DE है, हम लेंगे 2DE बराबर BC, 2DE बराबर BC। इसका मतलब DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC, अर्थात जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है DE सामने वाली भुजा की आधी हो गई और DE इसके समांतर भी होगी। क्यों होगी भाई? DF इसके समांतर है ना, DF समांतर BC है, DF समांतर BC है, अर्थात जब पूरी भुजा BC के समांतर है तो उस भुजा का एक टुकड़ा भी तो उसके समांतर होगा और हम कह सकते हैं DE समांतर BC। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर निकाल रखा है DF समांतर BC। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी होती है। यही मध्य बिंदु प्रमेय है। इसका उपयोग हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने में भी करेंगे और आने वाली कक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसको बहुत अच्छी तरह आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।